हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। और जैसे आपको पता है कि हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। और आज हम करने वाले हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी ऐसी फोर्सेस जो मॉलिक्यूल को इकट्ठे जोड़ के रखती है, उनको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इससे पहले जो भी हमने बॉन्डिंग की है वो एटम के बीच की बॉन्डिंग थी सारी, चाहे कोऑर्डिनेट थी, कोवलेंट थी, आयनिक थी। तो इनको जो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है ये वीक फोर्सेस होती है, और ये इस स्ट्रेंथ की होती है जो 2.42 किलो जूल पर मोल की रेंज की स्ट्रेंथ होती है इनके बीच में। नाउ जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ये होती है हमारे पास, नंबर वन वेंडर वॉल फोर्स, नंबर टू आयन डायपोल फोर्स, एंड थर्ड इज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, एंड द फोर्थ इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम ये वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं, एंड एट द सेम टाइम हम ये देखेंगे कि इन फोर्सेस से मॉलिक्यूल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारी फर्स्ट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दैट इज आवर वेंडर वॉल फोर्स। सो जो हमारी वेंडर वॉल फोर्सेस है ये भी आगे तीन टाइप की होती है। कौन कौन सी? तो हम पहली जो फोर्स ले रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दैट इज वेंडर वॉल फोर्स। वेंडर वॉल फोर्सेस की जो फर्स्ट टाइप है दैट इज डायपोल डायपोल। डायपोल डायपोल फोर्स भी बोल सकते हैं, इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं, जो भी। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड कीसम फोर्स, कीसम फोर्स या बॉन्ड, कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो ये होती है बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल। और हमारे को पहले ही पता है कि पोलर मॉलिक्यूल कौन होते हैं, जिसका डायपोल मोमेंट जीरो से ज्यादा होता है, उनको हम पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये HCl मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, HI मॉलिक्यूल होगा, SO2 हो गया, ठीक है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि HCl प्लस NH3, इनके बीच में भी यही होगी। तो जो भी पोलर मॉलिक्यूल है उनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है दैट इज कॉल्ड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो होता क्या है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जो पोलर मॉलिक्यूल है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जस्ट एक सिंप्लीफिकेशन है रिप्रेजेंट करने का इसको। तो ये पोलर मॉलिक्यूल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हमने ऐसे दिखा दिया, उसमें चार्ज की सेपरेशन होती है इन दैट वे। और दूसरा मॉलिक्यूल ये भी ऐसा है। तो जो इसका पॉजिटिव एंड है वो इसके दूसरे जो मॉलिक्यूल है उसके जो उसका जो नेगेटिव है, नेगेटिव पोल है, उसको ये अट्रैक्ट करेगा, और इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी बॉन्ड को बोलेंगे हम दिस इज डायपोल डायपोल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऊपर तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए, इसके अलावा अगर हम बाकी और एग्जाम्पल देखें तो और कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में देख सकते हैं हम, वी कैन टेक ईथर, वी कैन टेक एल्डिहाइड, कीटोन। तो इनके बीच में ये बॉन्डिंग होती है। जैसे हम एल्डिहाइड कीटोन में जब ऑर्गेनिक में हम जाएंगे तो हम वहां पे पढ़ेंगे कि जो एल्डिहाइड कीटोन जो उसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो हमारे पास पोलर होता है ऐसे। तो इसका नेगेटिव एंड इसके पॉजिटिव एंड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। या उसके अलावा एल्काइल हैलाइड होते हैं हमारे पास। तो ये ऑर्गेनिक में भी काफी रोल प्ले करती है। तो पहली फोर्स होगी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। और यहां पे हमने एक बात और समझनी है कि जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि इंटरेक्शन एनर्जी, so E, it is 1 upon R cube. E stand for interaction energy, and
r is the distance between polar molecule. So जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो r क्यू होती है, where r is the डिस्टेंस बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट जो वैन डर वाल की फोर्स होगी हमारे पास फर्स्ट टाइप की, दैट वाज डायपोल डायपोल। जो सेकंड है इसी में हमारे पास वैन डर वाल की सेकंड टाइप, हम कर रहे हैं वैन डर वाल और इसकी सेकंड टाइप जो है दैट इज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। अब ये इंड्यूस वर्ड आ गया है कि यहाँ पे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। अब ये क्या होता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल? सो इंड्यूस का मतलब क्या होता है? इंड्यूस का मतलब आप ऐसा समझिएगा कि जो किसी सब्सटेंस की ओरिजिनल प्रॉपर्टी नहीं है, बट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस इन इट्स कॉन्टेक्ट, दैट सब्सटेंस आल्सो हैज एक्वायर्ड दैट प्रॉपर्टीज। एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक बास्केट है और उसमें फ्रूट्स रखे हुए, फ्रेश फ्रूट्स रखे हुए हैं, ठीक है। अब हमने उसमें डेलिबरेटली एक फ्रूट रख दिया जो कि थोड़ा सा खराब था, कुछ खराब हो रहा था, सड़ रहा था। तो अगर आप एक दो दिन बाद देखोगे तो क्या हो जाएगा कि जो बाकी के जो फ्रूट्स है वो भी खराब हो जाएंगे। तो उसको बोलते हैं हम इंड्यूस्ड कैरेक्टर आ गया, मतलब उस जो सड़ा हुआ फ्रूट था, जो खराब फ्रूट था, उसकी वजह से उसके अंदर भी क्या हो गया, हमारे पास उस तरह की प्रॉपर्टीज आ गई। तो उसी चीज को बोलते हैं इंड्यूस। तो डायपोल इंड्यूस डायपोल जो होता है हमारे पास ये होती है बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे ये वाटर जो है ये पोलर है, प्लस ऑक्सीजन नॉन पोलर हो गया हमारे पास। कोई और ले लेते हैं, NH3 प्लस बेंजीन, ठीक है, HCl प्लस CCl4, मतलब कोई भी जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल और एक पोलर होगा। तो इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि होता क्या है, किस तरह से इंड्यूस कैरेक्टर होता है। तो सपोज कि ये है जी हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल, दिस रिप्रेजेंट पोलर मॉलिक्यूल। और जो नॉन पोलर है उसको हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि उसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस का, मतलब देयर इज नो नेट पोल। सो दिस इज नॉन पोलर, ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया हमने, बिल्कुल स्फेरिकल शेप का है। तो क्या होता है कि जब ये पोलर मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट में आता है, वो क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, राइट। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ किया तो क्या हो गया इसके अंदर, ये तो पोलर मॉलिक्यूल था हमारे पास, तो इसको भी इसने डिस्टॉर्शन कर दिया। अब क्या हुआ कि इसके इलेक्ट्रॉन एक साइड को हो गए और न्यूक्लियस एक साइड को, मतलब इसके अंदर जो है वो पोलर कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया, इंड्यूस हो गया। पर किसकी वजह से हुआ, ये हुआ पोलर की वजह से, ठीक है, जो पोलर मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट में है। अब क्या हुआ, ये दोनों आप मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब आपस में एक वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बना देंगे। और जो ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनी हमारे पास, उस फोर्स का नाम है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। तो नजदीक आ गए फिर वो, जैसे हमने पहले डायपोल डायपोल की बात की थी। और इसमें जो इंटरेक्शन एनर्जी E होती है, इट इज R रेज़ टू द पावर 6, R की पावर 6 के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये हो गया जी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। नाउ थर्ड जो टाइप है हमारे पास वो है थर्ड टाइप का जो वैन डर वाल फोर्स है वो है, उसको शॉर्टकट में तो बोलते हैं हम लंदन और डिस्पर्शन फोर्स, लंदन और डिस्पर्शन फोर्स। और अच्छा एक छोटी सी बात प्लीज नोट कीजिएगा कि जो मैंने अभी सेकंड वाली लिखी थी, सेकंड वाली कौन सी फोर्स थी, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल
तो वो वाली जो उसका दूसरा नाम है डी बाय फोर्स या डी बाय इंटरेक्शन भी बोलते हैं। जैसे पहले वाले का नाम क्या था, कीसोम, दूसरे वाले को डी बाय फोर्स भी बोलते हैं। मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को स्किप कर गया। जो तीसरी है लंडन नॉट डिस्पर्शन फोर्स, और ये क्या है, इंस्टेंटेनियस डायपोल। इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल। अब ये क्या मतलब हुआ भाई? तो आप एक कल्पना कीजिए कि जैसे, या हमारे को पता है कि जब कोई भी गैसेज होती है, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो गैस कंप्रेस हो जाती है, ठीक है, मतलब लिक्विफिकेशन हो जाती है गैसेज की। तो अगर तो पोलर है तो हमारे को बात समझ आ जाती है कि भाई उनके बीच में या तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एग्जिस्ट कर रही होगी या डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल होगी। बट द क्वेश्चन किसके बारे में है? क्वेश्चन है नॉन पोलर के बारे में, ठीक है। जैसे एलपीजी होती है तो इसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं, हाइड्रोजन को लिक्विफाई कर सकते हैं, नाइट्रोजन को लिक्विफाई कर सकते हैं। तो ये किस वजह से लिक्विफाई होगी? लिक्विफिकेशन का मतलब कि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव आ गई, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आ गई ना, क्योंकि गैसेस में तो मॉलिक्यूल दे आर क्वाइट अवे फ्रॉम ईच अदर, बट जो लिक्विड स्टेट में है वो नज़दीक आ गए, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई फोर्सेस तो ऑपरेट कर रही होगी। तो दैट फोर्स इज लंडन और डिस्पर्शन फोर्सेस। तो ये किसमें होता है? ये होता है बिटवीन नॉन पोलर, बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसे ऑक्सीजन, नोबल गैसेस, नाइट्रोजन हो गया हमारे पास, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, ये जो भी नॉन पोलर होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, कुछ भी, तो उन सब के बीच में ये वाली फोर्स ऑपरेट होती है। ये कैसे होती है? इट अराइजेस ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से होती है। इट अराइजेस ड्यू टू मोशन, या हम बोल सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम इसको समझने के लिए कि इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स को समझने के लिए हमने क्या किया, हीलियम का एग्जांपल लिया। अब हीलियम हमारे पास पता है कि नोबल गैस होती है और जाहिर सी बात है नॉन पोलर होता है। अब हीलियम में क्या है हमारे पास, जो एक हीलियम का मॉलिक्यूल है उसमें हमारे पास जो ये दो इलेक्ट्रॉन है वो सिमेट्रिकली मूव कर रहे हैं, ठीक है। सपोज ड्यू टू देयर मूवमेंट, ड्यू टू देयर मोशन फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, कुछ टाइम के लिए ऐसा होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो एक साइड को थोड़े से नजदीक आ गए, और इसके अंदर क्या हो गया कि हमारे पास कुछ टेम्परेरी डायपोल क्रिएट हो गया, इंस्टेंटेनियस डायपोल हो गया, ठीक है। हम बोलेंगे टेम्परेरी डायपोल जनरेट हो गया ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही, सॉरी इसको प्लस दिखा रहे हैं, हमने क्या बोला कि ये हीलियम का हमारे पास स्टार्टिंग में जो हमने एक एज्यूम किया कि ऐसा है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस है। बट ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक साइड को हो गए, ठीक है, और न्यूक्लियस एक साइड को उसका हो गया, ठीक है। उस तरह से उसके डिफॉर्मेशन होगी ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या हुआ कि इसके अंदर एक टेम्पररी डायपोल इंड्यूस हो गया। अब ये क्या करेगा, जो इसके कांटेक्ट में दूसरा मॉलिक्यूल आएगा हीलियम का मॉलिक्यूल, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं हीलियम, तो वो क्या करेगा, जो इसका न्यूक्लियस क्योंकि एक्सपोज हो गया, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन शुरू में तो सिमेट्रिकली थे, मान लेते शुरू में जो पड़ोसी वाला हीलियम था उसके ऐसे थे, पर जैसे ही इसके जो साथ वाला जो है हमारे पास, इसमें इंस्टेंटेनियस डायपोल क्रिएट हुआ, उसने क्या किया, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया और उसमें डायपोल इंड्यूस कर दिया। अब सेम काम यही करेगा ये तीसरे मॉलिक्यूल में, मतलब जो भी इसकी विसिनिटी में होगा उनके अंदर ये डायपोल इंड्यूस कर देगा। तो अब ये आपस में एक वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से जुड़ जाएंगे। ऐसे ये ऐसे दिखा सकते हैं हम, जस्ट एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एंड सो ऑन।
तो ये जो फोर्स आई, इस फोर्स का नाम है लंदन और डिस्पर्शन फोर्स। लंदन और डिस्पर्शन फोर्स। और इंस्टेंटेनियस डायपोल जो कि टेम्परेरी डायपोल था, इंड्यूस डायपोल, ये इंड्यूस हो गया, ध्यान रखना आपने, इन आगे इंड्यूस हुआ है, इंड्यूस्ड हो गया। सो टेम्परेरी डायपोल, इंड्यूस डायपोल, ऐसी हमारे जो है वो इसके अंदर ये सारा हुई। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर पाया जाता है ये चीजें, और इसी फोर्स की वजह से जो गैस कैन बी लिक्विफाइड ऑन अप्लाइंग प्रेशर, क्योंकि इस तरह का लंदन और डिस्पर्शन फोर्स उसके अंदर ऑपरेट होती है। जो इसकी इंटरेक्शन एनर्जी है, इंटरेक्शन एनर्जी ये भी r⁶ है। तो सिंपल सी बात याद रखना कि जो डायपोल था वो r³ था, और जो बाकी दो है जिसको हमने डिबाय फोर्स और लंदन फोर्स, वो r⁶ इंटरेक्शन एनर्जी। ना अब हमने क्या पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है वैन डर वाल फोर्स। अब वैन डर वाल फोर्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है वो देखते हैं, ठीक है। तो जो वैन डर वाल फोर्स है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल फोर्स डिपेंड, नंबर 1, साइज एंड सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल। साइज एंड सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल। और दूसरा ये डिपेंड करता है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। और तीसरा फैक्टर जिसके ऊपर हमारे पास ये डिपेंड करेगा, दैट इज पोलराइजेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोलराइजेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन तीन फैक्टर के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल फोर्स डिपेंड करता है। मतलब जो वैन डर वाल फोर्सेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज और सरफेस एरिया। दूसरा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मतलब जितना ज्यादा साइज या सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज्यादा वैन डर वाल फोर्स होगी, और जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा वैन डर वाल फोर्स होगी, ठीक है जी। और तीसरी बात हमने बात करी ली कि हमारे पास जो है वो पोलराइजेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। पोलराइजेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम इसमें ये देखते हैं कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होता है, किन किन प्रॉपर्टीज अफेक्टेड बाय वैन डर वाल फोर्स, ये जरूरी है समझना जी। तो इफेक्ट ऑफ वैन डर वाल फोर्स, इफेक्ट ऑफ वैन डर वाल फोर्स। सबसे पहले तो ये अफेक्ट करेगा बॉइलिंग पॉइंट को। दूसरी चीज जो ये इफेक्ट करता है दैट इज लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। और तीसरा ये अफेक्ट करता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को भी ये अफेक्ट करता है। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए। तो पहली बात हम करते हैं जी एग्जांपल। देखिए, जो बॉइलिंग पॉइंट है, नंबर 1 हम बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या होगा, मीथेन का सबसे कम होगा, इथेन का ज्यादा होगा,
प्रोपेन का और ज्यादा होगा और ब्यूटेन का और ज्यादा होगा। अभी जो लोग पहली बार इस चैप्टर को कर रहे हैं तो उन्होंने इनका नाम और स्ट्रक्चर देख के थोड़े से घबराना नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक में जैसे ही हम आगे मूव करेंगे आपको चीज़ें आसान लगेगी। पर क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करता है, इसलिए इसको समझने के लिए साथ में ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट इस ऑर्डर में, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इस ऑर्डर में बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया इतना है, इसका सरफेस एरिया भी बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ रहा है, इसका और ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका और ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे वैन डर वाल्स फोर्स भी बढ़ेगी हमारे पास। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर हम देखें ये CH3Cl, CH3CH2Cl, एल्काइल हैलाइड बोलते हैं इनको, CH3CH2CH2Cl। यही बात अगर हम और आगे एक्सटेंड करें तो हमारे पास जो HCl है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, HBr का ज़्यादा होगा और HI का और ज़्यादा होगा। सिमिलरली H2S, H2SE, H2TE। तो जैसे जैसे अगेन आपको दिख रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन कॉमन है, पर यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है ना, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। सेम सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, हमारे को पता है कि जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो साइज और सरफेस एरिया हमारे पास बढ़ जाता है। अच्छा, अभी यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर करना जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि इट डिपेंड ऑन साइज एंड सरफेस एरिया, तो अगर हमारे पास ब्रांचिंग हो जाए तब क्या होगा भाई? तो विद ब्रांचिंग, अगर ब्रांचिंग हो रही है तो सरफेस एरिया क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो वैन डर वाल फोर्स भी डिक्रीज होगी, तो देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। ध्यान दीजिएगा कि विद ब्रांचिंग सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, वैन डर वाल फोर्स भी डिक्रीज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। बाकी जैसे जैसे हम आगे ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो और एग्जाम्पल्स आते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसका नाम है एन पेंटेन, ये हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में हमारे पास आएगा। तो एन पेंटेन में कितने हैं जी? कार्बन 5 है और हाइड्रोजन हमारे पास 12 है, तो इसका सबसे ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। देन इसको बोलते हैं हम आइसोपेंटेन। अब यहां पे क्या हो गया? एक ब्रांच आ गई। ठीक है, तो ये आइसोपेंटेन, और फिर आता है हमारे पास, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। तो इसमें 2 ब्रांचेस होने की वजह से सरफेस एरिया कम हो गया। तो क्या हुआ? जैसे सरफेस एरिया कम हुआ, ब्रांचिंग बढ़ी, मतलब सरफेस एरिया कम हुआ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल फोर्स भी कम हो गया और बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया हमारे पास। यही कॉन्सेप्ट अगर हम अप्लाई करें आगे और कंपाउंड में तो CHBr3, इसको बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म। नाम देख के भी घबराइएगा मत, क्योंकि हमने अभी ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी है जिन्होंने, खास करके उनके लिए। फिर आएगा हमारे पास CH2Br2, डाइब्रोमो मीथेन, एंड सो ऑन, CH3Cl, CH3Br, ब्रोमोमीथेन, और सबसे कम आएगा हमारे पास क्लोरोमीथेन का। तो इन जनरल आपने क्या बात याद रखनी कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा वैन डर वाल फोर्स, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। और अगर सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कब कम होगा? जब ब्रांचिंग होगी। तो पहली चीज ये अफेक्ट करता है बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने कुछ एग्जांपल से समझा कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं इससे। दूसरी बात अगर हम देखें, एंड दैट इज लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो जो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, ऑफ नोबल गैसेस, वो कैसे होगी? हीलियम को लिक्विफाई करना बहुत मुश्किल है। हीलियम
देन नियोन, देन आर्गन, देन क्रिप्टॉन एंड देन जीनॉन। मतलब ईज ऑफ लिक्विफिकेशन बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि एज साइज इंक्रीजेस, वही बात जो थोड़ी देर पहले बताई थी, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगी। ठीक है, तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन बढ़ जाएगी। और हमने पहले ही बोला कि वैन डर वाल फोर्स में से कौन सी फोर्सेस में होती है हमारे पास, और वो कौन सी है? लंदन और डिस्पर्शन फोर्स। तो जितना ज़्यादा साइज और सरफेस एरिया, उसको लिक्विफिकेशन करना उतना ही आसान होता है। सो ये होगी जी सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में, मतलब सेकंड इफेक्ट या जो कॉन्सिक्वेंसेस बोल सकते हैं वैन डर वाल फोर्स का। ना तीसरा जो वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। आपको पता है कि जितने भी एक्वेटिक स्पीशीज होते हैं वो, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? उनको ऑक्सीजन मिलती है जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वाटर के अंदर। तो जो सॉल्युबिलिटी है, solubility of O2 in water, again it is because of van der Waals force। ठीक है, उसी तरह से जैसे जो हमारे पास हाइड्रेट बनते हैं नोबल गैसेस के, मान लो जिनोन के ये हाइड्रेट बन गया, तो जिनोन का जो हाइड्रेट बन गया इट इज बिकॉज ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस। तो ये हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो है वो वैन डर वाल फोर्सेस के लिख लिए हैं हमने। ठीक है, तो सिमिलरली या और भी कोई एग्जांपल लेते हैं कि HCl सॉल्युबिलिटी में अगर हम बात करें तो N2 इज soluble in HCl, तो अगेन बिकॉज ऑफ वैन डर वाल फोर्स। तो कंक्लूजन हमने ये निकाला कि वैन डर वाल फोर्स से बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस अफेक्ट होती है। एक पॉइंट और आपने ध्यान रखना है यहाँ पे, कुछ जो तीसरी वाली फोर्सेज है ना, जो वैन डर वाल का थर्ड पार्ट था, वैन डर वाल का थर्ड पार्ट कौन सा था हमारे पास? दैट इज लंदन और डिस्पर्शन फोर्स। तो यहाँ पे नोट बहुत जरूरी है ये कि लंदन और जो डिस्पर्शन फोर्सेस है आर प्रेजेंट इन ऑल सब्सटेंस या ऑल मॉलिक्यूल, चाहे वो पोलर है चाहे नॉन पोलर, सब में ये फोर्सेस होगी। तो सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का फर्स्ट टाइप हमने पढ़ लिया जी वैन डर वाल फोर्सेस, और हमने बात कर ली है कि जो वैन डर वाल फोर्सेस है वो भी आगे तीन टाइप्स के फोर्सेस से मिलकर बनी है, कीसोम फोर्स, डीबाय फोर्स और लंदन और डिस्पर्शन फोर्स, और उनका कॉन्सिक्वेंसेस हमने सारा पढ़ लिया। अब जो सेकेंड टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है हमारे पास, दैट इज आयन डायपोल इंटरेक्शन। सो आयन डायपोल इंटरेक्शन जो है इट इज प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड एंड पोलर, आयनिक कंपाउंड एंड पोलर कंपाउंड, उनके बीच में ये वाली फोर्स जो है एग्जिस्ट करती है। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में हाइड्रेशन कॉन्सेप्ट समझा था। तो फॉर एग्जांपल जो NaCl और H2O के बीच में आयन डायपोल इंटरेक्शन होगी। एट द सेम टाइम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, KNO3 और NH3, यानी एक आयनिक कंपाउंड ये और इनके बीच में। तो इसको हम तो चाहे तो दिखा सकते हैं, हमने पहले भी दिखाया हुआ कि मान लो ये Na पॉजिटिव, जैसे हमने इसको पानी में डिजोल्व किया, जो वाटर होता है वो पोलर होता है, वो इसके चारों तरफ आ जाता है ऐसे, ये पोलर मॉलिक्यूल है ना, तो इस तरह से ये इसके चारों ओर स्प्रेड होगा। ये तो बीइंग अ पोलर, इसका जो नेगेटिव पोल था वो कैटायन के आमने सामने आ गया, तो इनके बीच में एक इंटरेक्शन आ गई, ये वाली, ऐसे दिखा सकते हैं। तो इस फोर्स का नाम क्या है? आयन डायपोल इंटरेक्शन। और इसमें जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है ना, दैट इज R raised to the power 2, R की पावर 2 होती है। तो दिस इज आयन डायपोल इंटरेक्शन। अब है हमारे पास और तीसरी जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है,
उस थर्ड इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का नाम है हमारे पास आयन इंड्यूस्ड डायपोल। आयन इंड्यूस्ड डायपोल। तो आयन इंड्यूस्ड डायपोल में हमारे पास क्या है कि इट इज बिटवीन दिस टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अराइजेस बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड नॉन-पोलर मॉलिक्यूल। नॉन-पोलर मॉलिक्यूल, उनके बीच में ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो ऑपरेट होती है। कैसे? तो ये होती है कि जैसे मान लो हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं KNO3, ये आयनिक कंपाउंड है और ये क्लोरीन हो गया, ठीक है। या कोई और ले सकते हैं हम, NaCl ले लिया और CCl4 ले लिया। तो क्या होता है कि हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि मान लेते कैटायन है, ये कैटायन या एनायन में से हम कोई भी ले सकते हैं। दिस इज आवर कैटायन, जस्ट टू मेक द पॉइंट क्लियर। हमने ये कैटायन ले लिया K पॉजिटिव Na पॉजिटिव, और ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना उसको हमने ऐसे एज्यूम कर लिया। थोड़ी देर पहले भी हमने बोला था इसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस का, मतलब इसमें कोई नेट चार्ज नहीं है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया हमने। अब थोड़ी देर पहले जब हम पढ़ रहे थे आयन डायपोल, जब हम डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल कर रहे थे तो उसमें क्या किया था कि जो डायपोल ने उसके अंदर डायपोल इंड्यूस कर दिया था। सेम चीज यहां पे क्या करेगा, जो ये कैटायन है ना, ये इस नॉन पोलर जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और इसको डिफॉर्म कर देगा, डिस्टॉर्शन कर देगा उसके अंदर, जैसे वहां पे पोलर मॉलिक्यूल ने किया था। वही काम यहाँ पे कैटायन या एनायन करेगा। अब क्या होगा, इसके अंदर पोलराइजेशन होगी। अब ये आपस में जुड़ जाएंगे, और क्योंकि आपस में जुड़ रहे हैं तो कौन सी फोर्सेस से जुड़ेंगे, दिस इज आयन इंड्यूस्ड डायपोल, ठीक है। तो इसमें जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है, इंटरेक्शन एनर्जी जो है वो R⁴ होती है। तो बहुत सिंपल सा याद रखने को है कि इसमें जो है वो 2 का टेबल चलता है, उसमें 3 का टेबल चलता था जो वैन डर वाल्स फोर्सेस थी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले डायपोल में R⁴ थी, डायपोल इंड्यूस्ड आयन में R⁴ थी, जो इंटरेक्शन एनर्जी की बात कर रहे हैं, और लंडन और डिस्पर्शन फोर्सेस में भी R⁴ थी, राइट। इन द सेम वे जो हमारे पास ये आयन वाली 2 फोर्सेस होती है, एक हमने पहले पढ़ लिया आयन डायपोल, उसमें R⁴ है और यहाँ पे R⁴ है। तो हमने वहाँ पे 3 का टेबल याद रखा और यहाँ पे 2 का टेबल याद रखा, थोड़ा सा ध्यान याद रखने के लिए इसको। तो तीसरी हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो गई।